12, 2 का कितना हो जाएगा 24। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16। हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 2 5 + 1 कितने हो गए 6। तो प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल हम करेंगे कितना बनेगा हमारे पास 46। तो कितने बन गए हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स 46/46 1। अब बात करते हैं वाटर की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी NH2O कितने बनेंगे हमारे पास, मोलर मास गिवन मास कितना है 54। और मोलर मास वाटर की अगर हम बात करें, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस में एक ऑक्सीजन है तो 16 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, इसके कितने आ जाएंगे 3 मोल्स आ जाएंगे। ओके, अब टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 + 1 4। अब हम निकालना चाहते हैं इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे x1 से। तो किसकी इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कितने हैं 1 बाय टोटल कितने हैं 4, तो कितना आ जाएगा 0.25। उसी तरह से अगर हम वाटर के निकालना चाहते हैं तो वाटर के कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 4, तो कितना आ जाएगा 0.75। तो ये हमारे पास इन दोनों की क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। या हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैंने पहले बताया था भी अगर हमारे पास x1 गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है x1 कितना है 0.25, तो x2 निकालना चाहते हैं तो 0.25 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.75। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इसी से मिलती जुलती अगली टर्म जो आती है वो है हमारे पास मास फ्रैक्शन। क्या है वो, मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन इसी तरह से क्या होगा हमारे पास, रेशो होगा किस चीज का, मास ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। उस रेशो को हम क्या बोलेंगे, उसकी मास फ्रैक्शन कहेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या ये हमारे पास रेशो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट, mass of one component by the total mass of the solution। ठीक है, सपोज करो हमारे पास A कंपोनेंट है जिसका मास या वेट WA है, B है उसका कितना है WB है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास WA + WB। अब हम A का निकालना चाहते हैं मास फ्रैक्शन, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ A बाय टोटल। उसी तरह से दूसरे का निकालना चाहते हैं WB हो जाएगा और बाय में टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म बचती है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म की, जिसको हम बोलते हैं ppm, मीन्स पार्ट्स पर मिलियंस। तो ये उस कंडीशंस में यूज की जाती है जब हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, पर हमारा जो सल्यूट है ना वो बहुत कम अमाउंट में हो, यानी सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो। उस टर्म्स में फिर हम कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियंस, क्योंकि अगर हम उसको लीटर्स में लेंगे तो सल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, उसको एक्सप्रेस कर पाना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय हम क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियंस जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पार्ट्स पर मिलियंस यानी जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स आती है उसको हम क्या कर देते हैं 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियंस क्या हुआ, व्हेन द सॉल्यूशन is very dilute then it is expressed in terms of 10⁶। उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियंस। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी हमारा होगा वैल्यू आएगी उसको हम सिंपली क्या कर देते हैं 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये है हमारे पास, इसको अगर हम पार्ट्स पर मिलियंस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जो वैल्यू है उसको हम सिंपली क्या कर देंगे 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियंस
आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब बड़ा सैंपल हो और सैल्यूट बहुत कम अमाउंट में, तब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। तो एक छोटी सी इक्वेशन है नॉर्मेलिटी बेस पे, जैसे हमने मोलैरिटी वाली की थी, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, इसको नॉर्मेलिटी इक्वेशन बोलते हैं। तो ये भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, टाइट्रेशंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें एक सोल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम नोन है, पर दूसरे वाले की नॉर्मेलिटी हमें नोन नहीं है, पर हमें वॉल्यूम उसका पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास कंसंट्रेशन जो टर्म्स है वो कंप्लीट होते हैं। कल और जो आज हमने डिस्कस किए, इस बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो आप बुक में से पढ़ सकते हो, कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में है, आपके प्रदीप वाले उसमें कर सकते हो। अगर नहीं मिलते जिनको, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक असाइनमेंट तैयार कर दूंगा और ग्रुप में डाल दूंगा, और आप उसमें से न्यूमेरिकल कर सकते हो। ओके, तो ये आप करें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करते हैं ग्रुप में। हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन चैप्टर, उसके अंदर कुछ हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस कर ली थी। सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, और सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली थी, और कुछ कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। आगे आज हम करेंगे कुछ और जो टर्म्स हैं सॉल्यूशन से रिलेटिव, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था स्ट्रेंथ क्या होता है, परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज में भी हमने डिस्कस किया था, मास परसेंटेज होती है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसी तरह से हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी के बारे में और मोलैलिटी के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या चीज़ है? तो नॉर्मेलिटी जैसे हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी डिफाइन की है, तो वैसे ही हमने नॉर्मेलिटी को भी डिफाइन करना है। तो नॉर्मेलिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। तो नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम equivalent present of the solute in per liter of solution। क्या है हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है प्रेजेंट है हमारे पास सल्यूट के किसके अंदर, पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो बेसिकली क्या हुआ हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली अगर हम इसके यूनिट्स बनाना चाहें तो यूनिट्स हमारे पास क्या बनेंगे, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ग्राम्स। तो क्या बनेगा हमारे पास, ग्राम्स पर लीटर। तो यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज़ है। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका अलग अलग है। जैसे एलिमेंट है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, क्या कुछ है हमारे पास, उसके लिए अलग अलग तरीका है। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं एलिमेंट के लिए। अगर हमने एलिमेंट्स के लिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो किसकी इक्वल होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बाय में उसकी वैलेंसी। क्या होगा हमारे पास, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास और नीचे हमने क्या रखना है, उसकी वैलेंसी। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कार्बन की, तो कार्बन का हमें पता है एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। और अब बात आती है वैलेंसी की, तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं KLM में तो 2 4,
तो हमें पता है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या है, वैलेंसी है। तो कितनी वैलेंसी आ गई इसकी, 4। अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास कितना है 12 और वैलेंसी हमारे पास कितनी है 4, तो 12/4 कितना आ जाएगा 3। तो इसका इक्विवेलेंट जो है या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम निकालना चाहते हैं किसी एसिड के लिए, तो एसिड के लिए जो हमारे पास होगा वो किसकी इक्वल होगा, उस एसिड का मोलर मास बाय में बेसिसिटी। तो मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा एसिड है उसके अंदर कितने एटम्स दिए हुए हैं और उनके अंदर जिस एटम का जितना मास है टोटल सम कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मोलर मास। बात आती है हमारे पास बेसिसिटी की। बेसिसिटी क्या है, तो बेसिसिटी का मतलब मेनली ये है कि किसी भी एसिड में कितने H पॉजिटिव आयन हैं जो डिस्प्लेस हो सकते हैं OH नेगेटिव आयन के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी। ये हम सिंपली बोलते हैं बेसिसिटी हमारे पास बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस विच आर आयोनाइजेबल, यानी जो आयंस में टूट सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी। सिंपली जैसे हमारे पास HCl है, HCl कैसे टूटेगा, H+Cl नेगेटिव में, तो कितने H+ निकले हैं, एक निकले तो मतलब उसकी बेसिसिटी कितनी हुई 1, उसको यानी हम क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक। उसी तरह से अगर हम बात करें H2SO4, इसके कितने निकलेंगे, 2H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो कितने H+ निकल रहे हैं 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये डाई बेसिक या बाई बेसिक। उसी तरह से हमारे पास जैसे H3PO4 है, तो ये कैसे टूटेगा, 3H+ प्लस PO4 3 नेगेटिव, तो कितने H+ निकले 3, तो ये कितना हो जाएगा ट्राई बेसिक। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी बेसिसिटी निकाल सकते हैं। अब बात आती है भी इसमें इक्विवेलेंट वेट हमने निकालना है। सपोज करो हम ले रहे हैं H2SO4, इसका हम निकालना चाहते हैं, तो H2SO4 में हमें पता है 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 एटम है, सल्फर का कितना होता है 32 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 98। अब हमें पता है इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालना चाहें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 वो किसकी इक्वल होगा, इसका मोलर मास कितना है 98 बाय में बेसिसिटी कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49 ग्राम। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम एसिड के अंदर निकाल सकते हैं क्या, उसका इक्विवेलेंट वेट। अब उसी तरह से अगर हम निकालना चाहें किसके लिए, बेस के लिए, तो बेस के लिए हमारे पास बेसिकली क्या होगा, वही सेम बेस का मोलर मास और नीचे हम डिवाइड करेंगे अब उसको किससे, एसिडिटी से। एसिडिटी का मतलब यहाँ पे अब उसी तरह से जैसे हमने बेस एसिड के अंदर डिस्कस किया कि कितने H पॉजिटिव आयन थे, अब बेस के अंदर क्या हो जाएगा, एसिडिटी का मतलब कि कितने उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस हैं जो आयोनाइजेबल हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, उसकी एसिडिटी। तो अब हम डिस्कस करते हैं भी किस तरह से निकालेंगे बेस के अंदर। तो बेस के अंदर इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो उसी तरह से क्या आ जाएगा, मोलर मास और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास एसिडिटी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है NaOH, तो NaOH कैसे टूटेगा, Na+OH नेगेटिव, तो कितने OH निकले, 1 निकला, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये मोनो एसिडिक। उसी तरह से अगर हमारे पास क्या है CaOH ट्वाइस, ये कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस 2H नेगेटिव, तो इसमें 2 निकले हैं तो क्या हो जाएगा ये डाई एसिडिक। तो सपोज करो हम इसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं,
तो कैसे निकलेगा, पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा मोलर मास। तो हमें पता है फॉर्मूला है CaOH की ट्वाइस। कैल्शियम का होता है मास 40, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। 16 1 प्लस 17 और कितने टाइम्स है ये हमारे पास 2 टाइम्स, इसलिए कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। तो टोटल हम करेंगे 40 प्लस 34, कितना हो जाएगा 74। अब हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं ऑफ CaOH ट्वाइस। तो किसकी इक्वल होगा, मोलर मास, और बाय में क्या आएगा हमारे पास एसिडिटी। तो कितने OH निकल रहे हैं 2, तो एसिडिटी कितनी हुई 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 37 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस बेस का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या चीज, इक्विवेलेंट वेट। अब बात आ जाती है साल्ट। साल्ट के अंदर हमारे पास इक्विवेलेंट वेट किसकी इक्वल होगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मास, और उसी तरह से नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब फॉर्मूला मास जो है वो हमारे पास क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो साल्ट स्पीसीज होती है उसके लिए मोलर मास की तरह ही रिलेटेड फॉर्मूला मास यूज किया जाता है। और टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी उस साल्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है। सपोज करो हम ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव। तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हमारे पास 2। अब बात कर लेते हैं इसके मास की। तो हमें पता है कैल्शियम का मास कितना होता है 40, और क्लोरीन का मास जो होता है वो होता है 35.5। तो 2 है हमारे पास। तो ये हमारे पास अगर हम टोटल करेंगे 40 और ये हमारे पास बनेगा 71। तो 40 प्लस 71 111 ग्राम आ जाएगा। तो अब हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 55.5 ग्राम क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट जो वेट है किसी भी एलिमेंट का, एसिड का, बेस का या साल्ट का, वो हम निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह से जैसे हमने कल मोलैरिटी वाले में किया था कि नंबर ऑफ मोल्स से निकालकर फिर उसके वॉल्यूम को हम लीटर में कन्वर्ट करते थे और फिर दोनों को डिवाइड करते थे और उससे हम क्या निकाल लेते थे, उसकी मोलैरिटी निकाल लेते थे। तो इसमें भी वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, फिर उसके वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लो और डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगी हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब जैसे हमने कल एक फॉर्मूला यूज किया था सीधा डायरेक्ट कि हम मोलैरिटी कैसे निकालें, तो वैसे ही नॉर्मेलिटी के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो नॉर्मेलिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट और बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास मोलर मास इनटू 1000 और बाय में क्या आ जाएगा वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें दिया गया है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 250 ml of water। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर 1 इसकी नॉर्मेलिटी और नंबर 2 इसकी हमने कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। दोनों चीजें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला ऊपर है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। तो अभी अभी हमने निकाला था H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट, वो कितना आया था हमारे पास 49 आया था। कितना आया था हमारे पास 49 आया था। और मोलर मास हमें पता है इसका कितना होता है 98 होता है। कितना होता है 98 होता है। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे।
यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे आएगा हमारे पास गिवन मास। तो गिवन मास कितना है हमारे पास 9.8 और इक्विवेलेंट वेट कितना आया हमारे पास 49 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ हमें 250। इसको हम कट करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास 98 है और नीचे 9.8 है और ये हमारे पास 49 है। अगर 98 होता तो कितना आ जाता, ऊपर 2 आ जाता, लेकिन अब कितना है 9.8 है तो कितना आ जाएगा 0.2। तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.8। नॉर्मेलिटी के यूनिट जो होते हैं वो एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल से डिनोट करते हैं। अब अगर इसी की हम क्या निकालना चाहते हैं, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 9.8, मोलर मास कितना है H2SO4 का 98 इंटू 1000 और वॉल्यूम कितना हमारे पास 250। इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 0.4 मोलर। तो ये डिफरेंस होता है, देखो नॉर्मेलिटी आई है इसकी 0.8 और जो मोलैरिटी आई है वो कितनी आई है 0.4। तो इस प्रकार से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है या हमने क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है नॉर्मेलिटी का टॉपिक समाप्त। नमस्कार। किहड़े सर ने जी, ऑफिस से नहीं गए जी कोई, 2 मिनट बैठो जी फिर आ रही। तो आगे हम बात करते हैं, हमारे पास टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारे पास सिंपल, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट by the total number of moles of solution। इसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। सपोज करो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक है ए एक है बी। जो ए है उसके नंबर ऑफ मोल्स मान लो Na है और बी वाले के कितने हैं Nb। तो हमारे पास टोटल कितने हुए, टोटल हुए Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, बेसिकली नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट और डिवाइड कर देना हमने उसको टोटल से। जैसे मान लो हमने करना है, निकालने हैं A के, तो उसको हम डिनोट करेंगे x1 से। तो क्या है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ A बाय टोटल। उसी तरह से अगर हम दूसरे के निकालने चाहते हैं Nb के, तो वो क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल सोल्यूशन। एक बात हमने याद रखनी है क्या, कि कोई भी जो सोल्यूशन है उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जितने भी टोटल कंपोनेंट हैं, उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। जितने भी मोल्स हैं हमारे पास, जितने भी कंपोनेंट हैं, उनकी मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा हमारे पास 1 रहेगा। जैसे 2 कंपोनेंट हैं x1 प्लस x2, इसकी मोल फ्रैक्शन 1 होगी। अगर हम x2 की निकालना चाहते हैं तो वो हम निकाल सकते हैं, x1 की निकाल कर a1 में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं क्या, कि हमें दिया गया है 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल dissolve in 54 gram of water। Calculate mole fraction। क्या निकालना हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हर कंपोनेंट की यानी वाटर और जो इथेनॉल है उनकी हमने क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो हमें 46 ग्राम इथेनॉल दिया गया है और 54 ग्राम क्या दिया गया है, वाटर। तो सबसे पहले हमें इथेनॉल और वाटर के क्या बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनेंगे नंबर ऑफ मोल्स,
हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स का होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर हम बात करें इथेनॉल की, गिवन मास कितना है 46। अब इथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो आपने 10th और +1 में पढ़ा हुआ है, क्या होता है CH3CH2OH होता है। तो ये कितने कार्बन है इसमें 2।